तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे। ओके, तो बीएससी थर्ड ईयर मेजर जूलॉजी की इस क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम यहाँ देख रहे हैं आपका थ्योरी पेपर फर्स्ट ग्रुप बी के लिए। यहाँ आप ध्यान देंगे ग्रुप बी के लिए, जिन्होंने ग्रुप बी का सिलेक्शन किया है तो उनके लिए जो पहला पेपर रहेगा इंसेक्ट टैक्सोनॉमी। ओके, यहाँ पर आप इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन समझेंगे, उनकी पूरी टैक्सोनॉमी को समझेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे अप्लाइड एंटोमोलॉजी। ओके, अप्लाइड मींस जिसे हम अपने उपयोग में लाते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, वो है अप्लाइड। जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, जिनको है ना, वो अप्लाइड में आएगा। इसमें भी क्या है, एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट जो रहते हैं ना, या कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, इन की स्टडी हम करते हैं, तो वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपने पहला जो ग्रुप चुना है ग्रुप बी है। ग्रुप बी के अंतर्गत सिलेबस है, इसमें आपकी टोटल 5 यूनिट है। उसमें पहली यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन करेंगे किसका, इंसेक्ट्स का, कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके कैरेक्टर्स और उनका एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन वो भी कहां तक, क्लासेस तक। ओके, और जो क्लास इंसेक्टर रहेगी उसका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑर्डर तक, यानी कि आपको क्लास से भी ज्यादा और डिटेल में जाना पड़ेगा ऑर्डर तक। ठीक है, तो इसमें हम इंसेक्ट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं इंसेक्ट्स के, उनका क्लासिफिकेशन, है ना, ये आप देखेंगे। इसके बाद में स्पेशली जिन ऑर्डर्स को आपको पढ़ना है उनमें आपको देखना है आइसोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा। ठीक है, ये कुछ एक विशेष ऑर्डर्स हैं जिनके इंसेक्ट को आपको पढ़ना है, क्योंकि यही आपको आगे आने वाले हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये आपसे रिलेटेड है, इसलिए आपको इन्हें पढ़ना है। इसके बाद इनकी मॉर्फोलॉजी को समझना है, लेकिन सारे इंसेक्ट्स की नहीं, आपको समझना है पेरिप्लेनेटा। पेरिप्लेनेटा मींस कॉकरोच। आपको कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को समझना है। उसमें जो एंटीना होते हैं, सिर पे 2 एंटीने लगे रहते हैं जिससे वो सिग्नल्स को प्राप्त करता है, उन एंटीना को आपको समझना है। इसके बाद में उनके माउथ पार्ट्स, है ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं पेरिप्लेनेटा या कॉकरोच के हैं, वो काटने वाले भी होते हैं, चबाने वाले भी होते हैं, क्रशिंग वाले भी होते हैं। मतलब पेरिप्लेनेटा जो होता है वो सभी तरह का खाना खा लेता है ना। इसलिए इसके माउथ पार्ट्स को देखना जरूरी है, प्लस इसके लेग देखने हैं, है ना, बहुत तेजी से भागता है, इसके लेग्स देखने हैं, इसके विंग्स देखने हैं, और इसकी जेनिटेलिया, है ना, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, ये भी आपको देखना है। ओके, इसके बाद में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि ये सभी कुछ भी खा सकता है। सभी तरह का खाना जो होता है, ऑर्गेनिक, सड़ा गला जो खाना है, सब कुछ ये खा सकता है। वेज नॉन वेज सब तरह का खाना खा लेता है, इसलिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है। इसका उत्सर्जी एक्सक्रीटरी सिस्टम देखना है, इसका नर्वस सिस्टम देखना है, और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है। ये इसलिए जरूरी है कि जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच एक बार में ढेर सारे अंडे देते हैं, और इतने बारीक बारीक अंडे देते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी इनके लार्वा को जिंदा रखते हैं, इसके भ्रूण को जिंदा रखते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि कॉकरोच कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर आप देखेंगे इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स हैं ये हमारे लिए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये आप देख लेंगे। इसके बाद में रोल, इनका रोल भी देखना है आपको। देखिए बड़े काम के हैं। एक तो इकोलॉजिकल सर्विसेज देखनी है इंसेक्ट्स की, कि भाई ये इंसेक्ट्स जो है हमें कौन कौन सी इकोलॉजिकल सर्विसेज देते हैं। दूसरा हमें देखना है रोल, इनकी भूमिका, किनकी, इन इंसेक्ट्स की क्या भूमिका है हमारी एग्रीकल्चर में, खेती में इंसेक्ट का क्या महत्व है। यदि ये इंसेक्ट ना हो तो हमारी खेती या कृषि जो एग्रीकल्चर है, क्या वो संभव है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हमें इनके रोल को देखना है, डायरेक्ट रोल, इनडायरेक्ट रोल, है ना। तो
ये भी इस पेपर की पहली यूनिट में आप देखेंगे। ओके, इसके बाद आप आते हैं यूनिट सेकंड में। क्या है यूनिट सेकंड? यूनिट सेकंड है आपकी जो बेनिफिशियरी, बेनिफिट देने वाले इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में हम ये पढ़ेंगे। तो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं? इसमें है हमारा सेरिकल्चर वाले, सेरिकल्चर, रेशम पालन, रेशम कीट फायदेमंद है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, है ना। तो हमें इसका क्लासिफिकेशन और सेरिकल्चर में मलबरी जो है इंसेक्ट है ना, उसकी पूरी लाइफ साइकिल है, उसकी लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे। और सेरिकल्चर इंडस्ट्री के बारे में आप देखेंगे, पूरे इंडिया में जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री है उसका क्या स्कोप है ना, और किस तरह से इसका मैनेजमेंट होता है। सेरिकल्चर से रिलेटेड जो हमारा एनिमल है मलबरी, तो इस मलबरी के कई सारे दुश्मन भी हैं, इनके पैरासाइट्स भी हैं, तो जिनके द्वारा इनमें कई सारी बीमारियां उत्पन्न की जाती हैं, है ना। तो इनमें होने वाले डिसीजेस देखने हैं, और प्लस इन इंसेक्ट्स के कुछ एनिमीज या दुश्मन जो हैं उनके बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको देखना है जो सिल्क के हैं यूजेस, सिल्क जो बनता है इसके क्या क्या यूजेस हैं, कहां कहां पर यूज होता है, ये देखना है ना। ओके, तो ये पहला हो गया आपका सेरिकल्चर। ओके, सिल्क कल्चर वाला, सेरिकल्चर पहला वाला, सिल्क या रेशम वाला, है ना, सिल्क या रेशम। फिर दूसरा आ रहा है आपका एपीकल्चर। क्या आ रहा है? एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन, जिससे हमें शहद मिलता है, ठीक है ना। ओके, पहले से रेशम मिल रहा था, दूसरे से शहद मिलेगा, इसीलिए इनको हम बेनिफिशियरी इंसेक्ट कहते हैं, है ना, फायदा पहुंचाने वाले इंसेक्ट, इसीलिए हम इनको पाल रहे हैं, है ना। क्योंकि मानव जो है बहुत बहुत सेल्फिश होता है, बिना मतलब के तो कभी किसी की हेल्प करते नहीं है ना। तो यहाँ पे यदि हम उन इंसेक्ट्स को पाल रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा फायदा है, ठीक है ना। ओके, तो फिर हमें आएंगे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन में। तो यहाँ पे हम जो हनी बी है, हनी बी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसकी कुछ स्पीसीज देखेंगे कि कितने तरह की मक्खियां हैं जो शहद बनाती हैं, ताकि हम उन अलग अलग तरह की मक्खियों को पाल करके शहद प्राप्त कर सकें, ठीक है। ओके, इसके बाद इन मक्खियों में कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, है ना, कार्य का विभाजन होता है इनकी, ये सब भी इसमें देखना है। ओके, इसके बाद में बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन की कई सारी मेथड्स हैं, उन मेथड्स को आप देखेंगे। इनको पालने के लिए कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ती है, कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, उन इक्विपमेंट्स को देखेंगे, है ना, कौन कौन से इक्विपमेंट है जो मधुमक्खी पालन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेम, जैसे रेशम पालन के लिए रेशम में रेशम के कीट के कई सारे दुश्मन होते थे, उनमें कई सारी बीमारियां होती थी, ऐसे ही हनी बी में भी, मधुमक्खियों में भी कई सारी बीमारियां होती हैं। कई बार आप देखते हैं कि आपकी छत के ऊपर से मधुमक्खियों का एक झुंड जा रहा है, कभी कभी अचानक मालूम चलता है कि उसमें से ढेर सारी मक्खियां एकदम से मर जाती हैं, है ना। तो कई बार कई सारी डिसीज इनमें ऐसी हैं जो फैल जाती हैं और तेजी से इनकी डेथ का कारण बनती हैं, ठीक है। तो इनमें होने वाली बीमारियां और इनके जो दुश्मन है, नेचुरल दुश्मन है, वो आपको देखने हैं, ठीक है। हनी बी से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, हनी बी से नहीं, सॉरी, हनी, हाँ, हनी बी जो है कौन कौन से बाई प्रोडक्ट बनाती हैं, जिनमें हनी में सिर्फ शहद ही नहीं होता है, शहद के साथ उसका जो छत्ता होता है उसमें वैक्स होती है ना, वैक्स, और इसके अलावा और भी बहुत 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 कीमती कुछ कुछ सामान आपको इसमें मिलने वाला है हनी बी के छत्ते में, ठीक है। तो आप इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके, तो उससे जो जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, और इंडिया में एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पर मधुमक्खी पालन बहुत ज्यादा हो रहा है वो देखना है ना, और फ्यूचर में क्या स्कोप है ये सब देखना है। तो दो हो गए आपके, एक हो गया रेशम कीट, दूसरा हो गया आपका मधुमक्खी, अब तीसरा आता है आपका लाख कल्चर या लैक कल्चर, ठीक है। लैक इंसेक्ट, आपने कहानी सुनी होगी महाभारत में, महाभारत में पांडवों को एक साथ जलाकर मारने के लिए
कौरवों द्वारा एक लाक्षागृह का निर्माण किया गया था, है ना। तो वो यही लाख थी, यानी कि लाख का कल्चर महाभारत काल में भी बहुत ज्यादा होता था, इससे ही मालूम चल रहा है ना। तो उन्होंने लाख का महल बनवाया था ताकि पांडव जब उसमें सोएंगे रात के समय तो हम उस महल में आग लगा देंगे, क्योंकि तेजी से आग पकड़ती है लाख, ठीक है। तो उसमें आग लगा देंगे तो सारे पांडव एक ही जगह मर जाएंगे, जल जाएंगे, है ना, ये सोच के। तो हमारा यहाँ पे उद्देश्य अलग है, हमारा उद्देश्य है लाख का उत्पादन आर्थिक रूप से करना, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री देखेंगे हम लैग कल्चर की, कब से लाख का उत्पादन हो रहा है, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, है ना। और इस लाख कीट की जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र कैसे होता है पूरा, ये देखेंगे, ठीक है। और लाख जो है किन किन प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है, लाख का जो इंसेक्ट होता है वो किन किन प्लांट्स पर रहना पसंद करता है, उनका जूस पीना पसंद करता है, जिसके कारण ये बाद में लाख बना पाता है। तो ठीक है, आपने यहाँ देखा लाख, लैग कल्चर। इसके बाद में वेराइटीज, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग प्लांट पर लाख का कीड़ा मिलता है, तो अलग अलग प्लांट का जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग होती है, इस कारण से लाख उत्पन्न होने वाली जो लाख है उसकी भी वैरायटी में चेंज आ जाता है, उसमें वैरायटी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में कल्टीवेशन ऑफ लैग, लैग को कैसे कल्टीवेट करते हैं, लाख के इंसेक्ट के दुश्मन कौन कौन है, ये देखेंगे। प्लस यूजेज देखेंगे हम लाख, लाख के, लाख से क्या क्या बनता है, कहाँ कहाँ पर लाख का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा सील चपड़ा, है ना, लिप ऑफिस में जब सील किया जाता है, कोई ताले लॉक करने हैं, सील चपड़ा करने के लिए यही लाख का इस्तेमाल किया जाता है। कंगन, आपने कई सारे जनजातीय इलाके देखे हैं या जो लोकल मार्केट है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां आज भी लाख के बनाए हुए जो कंगन होते हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा और ढेर सारे काम भी हैं, प्रिंटिंग जो होती थी पहले, है ना, उसमें भी लाख का उपयोग किया जाता है, ठीक है। भारत में लैग इंडस्ट्री या लाख इंडस्ट्री जो है वो, उसका क्या स्कोप है ये आपको देखना है, ठीक। इसके बाद आते हैं यूनिट थर्ड पर। यूनिट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग है, पिछली बार से बहुत कुछ अलग है। अब तक ये सिलेबस आपके बीएससी में कभी नहीं था, इस सिलेबस को पहली बार ऐड किया गया, ठीक है, इसलिए इस सिलेबस को आप ध्यान से देखेंगे। यूनिट थर्ड, है ना, इसमें आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट, क्या, इंसेक्ट पेस्ट प्लस क्रॉप एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है, तीन चीजें आ गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट देखने हैं, कुछ पेस्ट देखने हैं, सॉरी इंसेक्ट पेस्ट देखने हैं, कुछ क्रॉप्स यानी कुछ फसलें देखनी है, और कुछ फॉरेस्ट वाला हिस्सा देखना है, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर इन जो एनिमल्स हैं इनकी लाइफ साइकिल देखेंगे, इनकी से होने वाली डिसीज देखेंगे और उनके कंट्रोल मेजर्स देखेंगे, ठीक है। तो इसमें है क्रॉप पेस्ट, पहला है क्रॉप पेस्ट, फसलों के पीड़क, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आता है, शुगर कैन, गन्ने का पेस्ट, ओके, गन्ने के पेस्ट को बोलते हैं पायरिला परपूसिला, क्या, पायरिला परपूसिला, ठीक है, गन्ने का पेस्ट है। फिर आते हैं कुछ फ्रूट, फ्रूट वाले पेस्ट, तो इसमें एक पेस्ट का नाम लिखा है एम्ब्रीटोडस, क्या है, एम्ब्रीटोडस एटकिंसोनाई, एक्चुअली इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें एल्केंसोनाई हो गया, एक्चुअली वो एटी है, एटकिंसोनाई। तो ये एम्ब्रीटोडस जो है वो आम या मैंगो, है ना, मैंगो का पेस्ट है जो आम के पेड़ को नुकसान पहुंचाता है। पहला वाला कौन सा था, शुगर कैन पेस्ट, जिसका नाम था पायरिला परपूसिला। दूसरा पेस्ट है फ्रूट पेस्ट, जिसका नाम है एम्ब्रीटोडस एटकिंसोनाई, ये आम का पेस्ट है, आम के पेड़ को नुकसान पहुंचाना इसका काम है, ठीक है। तीसरा है पॉलीफेगस पेस्ट, क्या, पॉलीफेगस पेस्ट, ठीक है, ये है सिस्टोसर्का ग्रेगिना, सॉरी सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, ठीक है, ओके। ये हो गए हैं, ये हो गए क्रॉप यानी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट। इसके बाद आते हैं फॉरेस्ट यानी जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट, किसको, फॉरेस्ट को, जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट। ये कौन कौन से हैं, एक है साल बोरर, आपने नाम सुना होगा सागौन का, सागौन का ही एक भाई होता है साल,
जो कि सागौन की तरह मजबूत पेड़ होता है। तो चूंकि अब सागौन के पेड़ कम हो गए हैं तो इसके स्थान पर साल के पेड़ों से उनके साल के पेड़ से फर्नीचर बनाया जाता है। ठीक है। और दूसरा, जो रेल की पटरियां देखी ना, रेल की पहले, अब तो सीमेंट की पटरियां होती हैं, रेल के लिए जो ट्रैक बिछाया जाता है तो उसमें अब सीमेंट की पटरियां होती हैं। पहले उसके नीचे ये साल साल के पेड़ की लकड़ियों से बने हुए ही स्लीपॉट बिछाए जाते थे, है ना। तो सोचिए उस समय कितने जंगल काटे गए होंगे रेल की पटरियों के नीचे वो स्लीपॉट बिछाने के लिए, है ना। तो ये साल के लिए जो इंसेक्ट होता है, फॉरेस्ट पेस्ट है, उसका नाम है साल बोरर, और इसका जो नाम है वो है हॉप्लोसेरेमिक्स, है ना, हॉप्लोसेरेमिक्स स्पाइनोकॉर्निस। ठीक है। इसके बाद दूसरा जंगल वाला पेस्ट है बॉम्बो बॉम्बू बोरर। जो बॉम्बू हमारे होते हैं, बॉम्बू मीन्स बांस, बांस का इंसेक्ट या पेस्ट, ये बांस में क्या छेद कर देता है, जिसके कारण बांस की क्वालिटी खराब हो जाती है ना, और वो ज्यादा उसकी क्या कहते मजबूती कम होती है, जिससे फिर वो सस्ता बिकता है ना। तो इसका नाम है डिनोडेरस ब्रेविस। क्या नाम है? डिनोडेरस ब्रेविस। ओके। इसके बाद में तीसरा टॉपिक है कुछ कॉमन फॉरेस्ट बीटल्स, है ना। एक तो साल का था, एक बम्बू का था, लेकिन कुछ एक कॉमन जो है फॉरेस्ट बीटल्स हैं वो पढ़ने हैं। तो उनमें है हमारा स्नेक्सिलॉन। क्या है? स्नेक्सिलॉन। एक्चुअली इस स्नेक्सिलॉन के अंदर कई सारी स्पीशीज हैं अलग अलग, उनमें से एक दो कोई हम स्पेशली इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉप और फॉरेस्ट। लेकिन अब क्या पढ़ना है हमें कि जो इंसेक्ट जो होते हैं और जो प्लांट है, यानी हर प्लांट के लिए कोई ना कोई इंसेक्ट उसका प्रेडेटर होता है ना। तो इन इंसेक्ट और पेस्ट के बीच में, सॉरी, इंसेक्ट और प्लांट के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है। इंसेक्ट चाहता है कि मैं इस प्लांट को खा लूं, इसको पूरी तरह से खा लूं, और प्लांट चाहता है कि मैं इस इंसेक्ट से बचने के लिए ऐसा क्या करूं, कि अपनी बॉडी के अंदर ऐसा क्या करूं, कोई केमिकल प्रोड्यूस कर लूं, कोई बदबू या कोई गंध या कोई केमिकल प्रोड्यूस कर लूं जिसके कारण ये इंसेक्ट अगली बार से मुझे खा ना पाए, मुझे नुकसान ना पहुंचाए, है ना। तो इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसेक्ट प्लांट इंटरेक्शन। ओके। जब हम जब आगे की क्लासेस आएंगी तो हम इन टॉपिक्स को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ये गारंटी है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद यूनिट फोर्थ में आते हैं। यहां पर देखेंगे कुछ पेस्ट हैं इंपॉर्टेंट वाले जो वेटनरी से संबंधित हैं। वेटनरी मतलब पशु, पशुओं से संबंधित कुछ पेस्ट हैं। इंसेक्ट और पेस्ट, अब दोनों में क्या अंतर है देख लेंगे, अभी समझते जाते हैं, है ना। पेस्ट कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस के कुछ पेस्ट हैं। तो इसमें कुछ कॉमन वेक्टर इंसेक्ट हैं, है ना, कुछ कॉमन वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, है ना। तो वो हो जाते हैं हमारे वेक्टर इंसेक्ट। ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है कि कौन कौन से वो वेक्टर्स हैं। कौन कौन से वेक्टर में? एक है हाउस फ्लाई। क्या नाम है? हाउस फ्लाई। ठीक है। दूसरा क्या है? मॉस्किटो। दोनों से ये आप परिचित हैं, दोनों को ही जानते हैं। पहला है हाउस फ्लाई जिसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। ये हाउस फ्लाई है, हमारे घर की मक्खी है। तो हमें हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ना है। मॉस्किटो, मॉस्किटो में क्या क्या देखने हैं? एक देखना है हमको क्यूलेक्स मच्छर, एक एनाफ्लीज और तीसरा एडीज। तीनों के बारे में कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी है। तीनों का देखना है ओरिजिन, यानी ये कहां पर अंडे देते हैं, कहां पर लार्वा इनके पलते हैं, और किस तरह की लाइफ साइकिल, कितने कितने दिनों की इनकी लाइफ साइकिल है। ठीक है। तो हमें इसमें स्पेशली क्यूलेक्स, एनाफ्लीज और एडीज को देखना है। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन वेक्टर थे जो बीमारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाते हैं। दूसरा है हमारे वेटनरी, यानी पशुओं में होने वाली पशुओं में बीमारी को फैलाने वाले पेस्ट, है ना। तो इसमें तो ये समझना है पहले कि जो इंसेक्ट पैरासिटिज्म होती है ये क्या होती है। इंसेक्ट के द्वारा जो परजीविता फैलाई जाती है वो क्या होती है?
इसके बाद इसमें जो इंसेक्ट हैं जो पशुओं में बीमारियां फैलाते हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें 3 हैं। देखिए, पहला है हॉर्स फ्लाई। हॉर्स मीन्स घोड़ा, घोड़ा मक्खी, है ना, जो कि इसका नाम है टेविनस। एक्चुअली टेविनस एक ग्रुप है। इस टेविनस में कई सारी मक्खियां हैं, तो इसमें इनमें से एक है हॉर्स फ्लाई जो घोड़ों में बीमारी फैलाती है बहुत। ये लेक्चर सुनने के बाद आगे जब इस लेक्चर को हम सुनेंगे तो आपको मक्खियों से नफरत हो जाएगी। मक्खियां जानवरों को बहुत परेशान करती हैं, बहुत तकलीफ देती हैं, है ना। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा। इसके बाद आती है लेवल फ्लाई का है स्टोमोक्सिस स्पीसीज, यानी इसकी भी कई सारी स्पीसीज हैं, उनमें से हमें स्टोमोक्सी को पढ़ना है। ठीक है। तीसरा है कैटल ब्लड सकिंग लाउस। क्या है? कैटल। कैटल कैटल मतलब पशु जिनको हम पालते हैं ना, गाय हुई, बैल हुई, इस तरह के जो हमारे दुधारू पशु हैं, उनका ब्लड चूसने वाले जुएं, लाउस बड़े साइज के होते हैं, और जो हमारे पशु हैं उनकी त्वचा से, स्किन से ये इस तरह से जुड़े रहते हैं और स्किन से कट लगा करके इनका ब्लड सक करते रहते हैं और हमारे पशुओं को बहुत कमजोर कर देते हैं और उनमें कई सारी बीमारी भी फैलाते हैं। तो इसमें एक लिनोग्रेथस जो ब्लड सकिंग लाउस है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ओके। खटमल जैसा होता है, बहुत बड़ा ब्लड सकिंग, खूब खून चूसता रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट, यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में आपको पढ़ना है कि भाई इन इंसेक्ट और पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। इंसेक्ट्स को और पेस्ट को, इंसेक्ट्स तो उड़ रहे हैं लेकिन पेस्ट उड़ नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए, है ना, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं इंसेक्ट्स और पेस्ट। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल करने का तरीका है, पहला तरीका है नेचुरल तरीका। भैया नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर लो। अब कौन कौन से नेचुरल? गर्म पानी है क्या? धुआं कर दो क्या? है ना, ये सब नेचुरल तरीके हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा है आर्टिफिशियल तरीके। आर्टिफिशियल तरीके में आप केमिकल का यूज करना है ना, केमिकल का यूज करके, छिड़काव करके आप इन्हें कंट्रोल कर लीजिए। तीसरा एक और तरीका आया है जिसका नाम है बायोलॉजिकल तरीका। ये इसलिए आया है क्योंकि इससे पहले जो केमिकल वाला तरीका था जिससे हम इंसेक्ट्स को, पेस्ट को कंट्रोल कर रहे थे, उससे नुकसान होने लगे थे, साइड इफेक्ट्स होने लगे थे। ये केमिकल प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट को मारने के लिए डाला जाता था, लेकिन ये पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड जो है वो प्लांट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, फिलिप्स से प्लांट्स के अंदर एंटर कर जाता था और इन्हीं पौधों को फिर या तो डायरेक्ट हम खाते थे या फिर हमारे पशु खाते थे। और ये केमिकल धीरे धीरे पशुओं में पहुंचा, पशुओं के दूध के थ्रू, मिल्क के थ्रू हम तक पहुंचता है, या उनके मांस के थ्रू हम तक पहुंचता है ना, या फिर डायरेक्ट हमने सब्जियों के रूप में इन पौधों को खाया तो हमारी बॉडी में डायरेक्ट पहुंचता था। तो इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने लगे थे। इसलिए अब एक नया तरीका फिर से शुरू किया गया है, अपनाया जा रहा है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये भी समझेंगे। इसके बाद में इन सारे तरीकों को मिलाकर के एक नया तरीका बना दिया जिसका नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। इसके बाद में इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ना है। कौन से इक्विपमेंट्स? जो कि इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। कई सारे टूल्स हैं जिनमें स्प्रे करने वाले टूल्स हैं स्पेशली, है ना, जिनके द्वारा हम फसलों के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, है ना। तो बहुत सारे इसमें कुछ इक्विपमेंट्स आएंगे आपको। इसके बाद कि भाई चूंकि हम केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, है ना, तो ये केमिकल इंसेक्ट को जब मार सकते हैं तो हमें तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां रखी जाएं इन केमिकल के छिड़काव के समय, वो हमें वो प्रिकॉशन सावधानियां पढ़नी है इस 50 मिनट के अंतर्गत। तो इस तरह से आपका ग्रुप बी का पहला पेपर जो है, मेजर जूलॉजी का पहला पेपर है, इसकी 5 यूनिट को हमने थोड़ा थोड़ा सा समझा। आशा करते हैं आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इस वीडियो को आप फिर से रिपीट करके एक बार सुन सकते हैं
आशा करते हैं बिल्कुल आपको पेपर समझ में आएगा, ये सिलेबस समझ में आएगा। ओके, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उसका कारण ये है क्योंकि इस सिलेबस के जो लेक्चर्स अभी आएंगे, वीडियोस आगे आएंगे, वो आपको डायरेक्ट मिलते रहेंगे। तो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए अलग से इधर नहीं भटकना पड़ेगा, यही सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।